गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं चंद्रकांत कुमार आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाना शुरू करेंगे। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि इलेक्ट्रिकल का जो उत्पादन होता है वह मुख्यतः दो तरह से होता है। एक उत्पादन होता है उसका हम लोग को स्टैटिक विधि के द्वारा और दूसरा में होता है डायनेमिक विधि के द्वारा। स्टैटिक मतलब कि स्थिर और डायनेमिक मतलब गतिशील। हम लोग यह भी पढ़े थे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो कहते हैं कि अगर जो एक ऋणावेश इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किसी भी बंद परिपथ में हो जाएगा, मतलब कि वहाँ पे करंट का प्रवाह हो जाएगा। या फिर उसको दूसरी भाषा में ये भी कहे थे कि कोई एक कंडक्टर है कि या कोई चालक है, अगर इसके ऊपर ऋणावेश इलेक्ट्रॉन ये मतलब कोई चार्ज है, समय का दर मतलब समय के सापेक्ष अगर जो ऋणावेश इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेश चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा उसे हम लोग करंट कहेंगे, मतलब आई या बराबर Q/T कहेंगे। जहाँ आई जो है वह धारा है, इसे हम लोग एम्पियर बोलते हैं। एम्पियर में मापते हैं, इसको वह करंट कहते हैं। अब मापते किससे? एम्पियर मीटर से। सिंपल सा होता है, जिसको मापेंगे जिसमें उसी में खाली मीटर लगा देंगे वह मापन यंत्र हो जाएगा। जैसे करंट को मापते हैं एम्पियर में, जोड़ देंगे एम्पियर मीटर, मतलब कि हम करंट को मापने वाला यंत्र हो जाएगा। ये अगर चार्ज है इसे मापते हैं कूलम्ब में, अगर टाइम है किस में? सेकेंड में। तो कल हम लोग चर्चा किए थे यहाँ तक कि करंट किसे कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे ईएमएफ को, मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिएगा, समझिएगा। देखिए ईएमएफ है, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब कि ईएमएफ। तो ईएमएफ को हम लोग भी से सूचित करेंगे और वोल्ट में मापेंगे। ठीक, ईएमएफ को हम लोग भी से सूचित करेंगे और वोल्ट में मापेंगे। यह वोल्ट में क्यों मापा जाता है? यह है एक प्रकार का हमें वोल्टेज ही होता है। जैसे हम पहले ही बोले थे कि करंट क्या है, तो करंट जो है एक तरह का विद्युतीय बल है जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को मदद करता है। जैसे कोई कंडक्टर है, मतलब यह कोई चालक है, मतलब कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर मतलब कोई चालक है, इसके ऊपर करंट है, मतलब आई करंट अभी करते हैं इंडक्टर ऋणावेश में। यह करंट जो है अपने आप कंडक्टर में प्रवाहित होना शुरू नहीं होता है जब तक कि इसके ऊपर कोई बाई बल वोल्टेज ना लगा दे। तो सब ठीक से सर्च करते हैं, ठीक से पढ़ना है कि कोई एक समतल सतह या फिर रफ सतह है, इसके ऊपर कोई द्रव्यमान रखा हुआ है। यह द्रव्यमान जो है अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जगह को नहीं चेंज करता है जब तक कि इसके ऊपर कोई बाह्य बल F ना लगा दे। मतलब जब तक कोई बाहरी बल आरोपित नहीं करेंगे द्रव्यमान के ऊपर में, तो यह द्रव्यमान जो है यह आगे बढ़ने का काम नहीं करेगा। दूसरा बात होता है कि जिधर बल लगता है उसके विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है घर्षण, म्यू आर। म्यू आर को हम लोग घर्षण कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। यह जो घर्षण उत्पन्न हुआ, यह उत्पन्न घर्षण जो है यह वोल्टेज मतलब कि बल के ऊपर मान कम करेगा, लेकिन ये जो द्रव्यमान है इसके मान में कोई कमी लाने वाला नहीं है। जैसे यहाँ पर हम कहेंगे
कोई करंट है, करंट के ऊपर वोल्टेज लगाएं, या वोल्टेज क्या है, एक तरह का विद्युतीय वाहक बल है जो करंट को धक्का दिया तो करंट क्या हुआ, कंडक्टर में चलना शुरू कर दिया। लेकिन जब यह चलेगा तो इसके विपरीत दिशा में उत्पन्न होगा प्रतिरोध, इसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। यह उत्पन्न हुआ रेजिस्टेंस क्या करेगा, वोल्टेज के मान में कमी लाएगा, वोल्टेज के मान को कम कर देगा, लेकिन करंट के मान में कोई परिवर्तन लाने वाला नहीं। ऐसे जब हम लोग पढ़ेंगे तो बोलेंगे रेजिस्टेंस के नियम में, ये रेजिस्टेंस जो है इसका नियम में बोलेंगे कि चालक की लंबाई बढ़ने पर इसका मान बढ़ जाता है, चालक का तापमान बढ़ने इसका मान बढ़ जाता है, अर्धचालक में इसका मान घट जाता है। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर के, लंबाई दुगुना से भी दुगुना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये पढ़ेंगे कि करंट को बढ़ाने के लिए लगाएं वोल्टेज, मतलब ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगाएं। यह जो ईएमएफ है यह करंट के ऊपर लगा तो करंट आगे बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन लगाए गए वोल्टेज के विरुद्ध में उत्पन्न हुआ रेजिस्टेंस को हम लोग आर कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यह प्रतिरोध जो है यह वोल्टेज के मान में कमी लाएगा, लेकिन करंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं लाएगा। इसे हम लोग ईएमएफ कहते हैं। तो साफ शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे पर करंट को पहुंचाने वाले बल को या करंट को धक्का देने वाले बल को ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इसे हम लोग भी से स्विच करेंगे, अब वोल्ट में मापेंगे। ठीक, फिर आता है क्वेश्चन कि यह जो वोल्ट में मापे, तो वोल्ट को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। इसमें हम लोग क्या कहेंगे, तो वोल्टेज को मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक, फिर क्वेश्चन पूछता है वोल्ट मीटर को अगर जो वोल्टेज का मान उच्च रहेगा, मतलब उच्चतम मान को किससे मापेंगे, तब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से या फिर वोल्टेज ट्रांसफार्मर से, वोल्टेज ट्रांसफार्मर से। कहेंगे ईएमएफ क्या है, तो ईएमएफ एक प्रकार का विद्युत वाहक बल है जिसे हम लोग वोल्ट में भी से स्विच करेंगे, वोल्ट में मापेंगे। कौन मीटर से, तो वोल्ट मीटर से। वोल्टेज का मान अधिकतम रहेगा तो किससे मापेंगे, तब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से या वोल्टेज ट्रांसफार्मर से। यहाँ तक मेरा हो गया हुआ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, अगला आते हैं इलेक्ट्रिक वोल्टेज। नेक्स्ट है हम लोग का इलेक्ट्रिक वोल्टेज। इलेक्ट्रिक वोल्टेज, ठीक, इलेक्ट्रिक वोल्टेज बोलते हैं कि कोई भी एक टावर हो या फिर कोई भी पोल हो, यहाँ पर जो लगा हुआ है यह कंडक्टर है, यह कोई कंडक्टर है, ये भी मेरा क्या है, तो कंडक्टर है। ये मेरा जो है स्टील टावर है, ये मेरा स्टील टावर है। तब देखेंगे कि यह जो कंडक्टर है इसके ऊपर करंट भी है, वोल्टेज भी है और चार्ज भी है और रेजिस्टेंस भी है, सभी कुछ आ जाएगा इसके ऊपर में। हम लोग वोल्टेज कहते किसको है, ये पे ध्यान देंगे। तो कहा जाता है कि जो बल किसी भी परिपथ में इलेक्ट्रॉन के बहाव को मदद करता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के बहाव में मदद डालता है, बढ़ावा देता है, इलेक्ट्रॉन के बहाव को बढ़ावा देता है, उसे हम लोग वोल्टेज कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इलेक्ट्रिक वोल्टेज कहेंगे। इसे हम लोग किससे स्विच करेंगे, तो भी से। और किससे मापेंगे, तो वोल्ट में मापेंगे। और कौन मीटर से, तो वोल्ट मीटर से। ठीक, आज यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि वोल्टेज का परास, वोल्टेज दो तरह का होता है। पहला वोल्टेज होता है लो वोल्टेज, लो वोल्टेज। दूसरा होता है मीडियम वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज। तीसरा होता है हाई वोल्टेज,
वोल्टेज। चौथा होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो देखेंगे 0 वोल्ट से लेकर के 250 वोल्ट वाला जो है यह मेरा लो वोल्टेज हो गया। फिर 250 से लेकर के हम लोग को 650 तक हो गया, 250 वोल्ट से लेकर के 650 वोल्ट तक हो गया, यह हमारा मीडियम वोल्टेज हो गया। फिर देखेंगे कि 650 से लेकर के 11,000 वोल्ट तक का जो है यह मेरा हाई वोल्टेज हो गया। लेकिन 11,000 वोल्ट से लेकर के जो भी हो ऐसे होता है 750 इतना वोल्ट तक, या फिर 11,000 वोल्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं 11 किलो वोल्ट या 750 किलो वोल्ट। यह जो वोल्टेज का प्रास हो गया इसे हम लोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहते हैं। फिर से लो वोल्टेज रहेगा 0 से 250 वोल्ट, 250 अति मीडियम वोल्टेज रहेगा 250 से लेकर 650 वोल्ट, हाई वोल्टेज रहेगा 650 से लेकर 11,000 वोल्ट। अगर जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज रहा तो 11,000 वोल्ट लेकर के 750 किलो वोल्ट तक, मतलब 11 किलो वोल्ट लेकर के 750 किलो वोल्ट तक। अब वो यहाँ किससे बताता है हम लोग कि वोल्टेज कहते किसको है। तो वोल्टेज V बराबर होता है किया गया कार्य अब बटे लगा आवेश। इसे क्या कहते हैं हम लोग वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज V बराबर होता है किया गया कार्य बटा लगा आवेश, या फिर कह सकते हैं W बराबर V बराबर किया गया कार्य W और बटा क्या हो गया कूलम, मतलब आवेश। और यहाँ पर हम लोग वोल्टेज का मात्रा जो होता है, आप देखिए किया गया कार्य जो होता है यह होता है जूल में, जूल प्रति क्या हो गया कूलम। वोल्टेज का मात्रा क्या हो गया किया गया कार्य और बटा लगा आवेश, या फिर किया गया वर्क डन W बटा क्या हो गया Q। तो बोलेंगे वर्क हो गया जूल, Q किसका हो गया कूलम, मतलब कि जूल प्रति कूलम। यह हो गया हमारे पास वोल्टेज। ठीक, नेक्स्ट आता है हम लोग का प्रतिरोध। नेक्स्ट है हम लोग के पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब कि होता है प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध इसका नाम में ही लिखा हुआ है प्रतिरोध। रोध माने होता है रोकना और प्रति माने होता है विपरीत दिशा में। मतलब कि अगर जो कंडक्टर के ऊपर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है और हम उसमें कोई अवरोध डालता है उसे हम लोग क्या कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं। जैसे यह कोई कंडक्टर है, इसके ऊपर करंट जा रहा था लगाए गए वोल्टेज के बल के द्वारा और उल्टी दिशा में उत्पन्न हो गया रेजिस्टेंस, इसे हम लोग क्या कहते हैं तो प्रतिरोध। यह प्रतिरोध जो है वह क्या करेगा वोल्टेज के मान में कमी ला देगा। यहाँ पर प्रतिरोध R बराबर होता है V/I। अगर जो रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट बढ़ेगा तब प्रतिरोध का मान क्या होगा कम जाएगा, या फिर प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट का मान क्या होगा कम जाएगा। आगे हम यहाँ पे देखते हैं वो ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ इसको पढ़ते हैं। ओम्स लॉ को यहीं पढ़ते हैं, सॉरी प्रतिरोध का नियम उसको पढ़ते हैं। प्रतिरोध का नियम होता है, एक होता है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस मतलब कि हिंदी होता है प्रतिरोध
प्रतिरोध का नियम। एक फॉर्मूला होता है R बराबर रो L अपॉन ए, यह होता है R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए। इसको समझेंगे। इससे न्यूमेरिकल बहुत पूछता है। ध्यान दीजिएगा, कोई एक कंडक्टर है मतलब कोई एक चालक है, कोई एक कंडक्टर मतलब कोई एक चालक है। इसके ऊपर हम लिखे हैं R बराबर L अपॉन ए। जैसे लंबाई बढ़ेगा, रुकिए आप एक मिनट, यहाँ है R बराबर रेजिस्टेंस है, मतलब कि प्रतिरोध है, L बराबर लंबाई है, L बराबर लंबाई है, और A बराबर में क्या है, मेरा एरिया है, मतलब कि मेरा क्षेत्रफल है। अगर जो लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर जो एरिया मेरा बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा। सोचिए एक मोटा तार है, कोई तार मोटा है, मानते हैं कि यह एक तार है जिसका जो मोटाई में ज़्यादा है, ज़्यादा मोटा तार है, तो इसके ऊपर वोल्टेज का मान 250 वोल्ट है, करंट का मान 0.2 एम्पियर है। तब यहाँ पर माने कि प्रतिरोध का मान कुछ भी होगा, मान लेते कुछ भी मान होगा। लेकिन अगर जो इसको हम खींच कर लंबा कर देंगे, इसी तार को लंबा कर देंगे, वोल्टेज इतने रहेगा, प्रतिरोध इतने रहेगा, लेकिन करंट भी इतने रहेगा, ये प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब कि लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। मोटाई, तार का मोटाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, घट जाएगा। और आता है यहाँ पर पॉइंट, और पॉइंट क्या आता है जो समझिएगा। पहले पॉइंट तो ये हो गया कि तार की लंबाई बढ़ाने पर R का मान बढ़ता है, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया तापमान के मान बढ़ने पर वो भी चालक रहेगा तो R का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर जो अर्धचालक रहेगा तो अर्धचालक के ऊपर ताप का मान बढ़ाने से प्रतिरोध का मान क्या होता है, और घट जाता है। अगला आता है क्वेश्चन, कि हमारा जो फॉर्मूला है R बराबर रो L अपॉन ए जो है, इसमें R हो गया प्रतिरोध ओम में, L हो गया मेरा किस में, तो मीटर में, ए हो गया मेरा मीटर स्क्वायर में, यह जो होता है रो L अपॉन ए, यह हो गया मोह प्रति मीटर में, या फिर ओम मीटर में, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है हम लोग से कि प्रतिरोध को किस में मापा जाता है। हम लोग क्वेश्चन रहता है कि प्रतिरोध को किससे में मापते हैं, तो R को हम लोग ओम में मापते हैं। किस में मापते हैं, ओम में। तो कौन मीटर से मापेंगे, इसे हम लोग ओम मीटर से मापते हैं। फिर क्वेश्चन पूछता है अगर जो R का मान अधिक रहेगा तो किससे मापेंगे, तो मापेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज से, या फिर R का मान कम भी रहेगा तो भी किससे मापेंगे, तो व्हीट स्टोन ब्रिज से। अगर जो हमारे पास इंसुलेशन प्रतिरोध रहेगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस रहेगा तो किससे मापेंगे, तो मैगर से। समझिए इंसुलेशन क्या होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे लगाना है, मैगर जो। समझिए अगर जो यह पोल के ऊपर
कोई नंगा तार जा रहा है, इसके ऊपर मापना है आर का मान ज़्यादा वाला, तब लगाएंगे हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन अगर जो कोई अंडरग्राउंड केबल है, जमीन के अंदर जा रहा केबल, उसके ऊपर उत्पन्न होगा प्रतिरोध, तो उसे हम लोग मापेंगे किससे? तो मैगर से। तो कहा जाता है इंसुलेशन प्रतिरोध को मापता है तो मैगर। अब बोलता है कि प्रतिरोध का मान उच्च या निम्न रहेगा तो कौन मापेगा? तो व्हीटस्टोन ब्रिज। ये सब वो व्हीटस्टोन ब्रिज है। और जो मैगर है, जब हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ावेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ावेंगे कि मैगर क्या होता है। तो मैगर एक जनरेटर और मीटर का मिश्रण होता है। फिर बोलता है कि मैगर कौन सा धारा चलता है? तब डीसी चलता है। फिर मैगर में कौन सा मोटर लगा जनरेटर लगा होता है? तो डीसी शंट जनरेटर लगा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मैगर में जो जनरेटर लगा होता है उसका स्पीड कितना होता है? तो उसका स्पीड हुआ 160 आरपीएम होता है। 160 आरपीएम होता है। ये सब हम पढ़ेंगे आगे क्लास में। नेक्स्ट आता है कूलम्ब। कूलम्ब क्या होता है? तो कूलम्ब एक चार्ज की इकाई होती है। अब कूलम्ब C बराबर होता है, C बराबर कूलम्ब QC, मतलब कूलम्ब Q बराबर I इंटू T। मतलब अगर जो कोई कंडक्टर है जिसके ऊपर जितने एम्पियर की मात्रा से करंट प्रवाहित होगा, उतने समय सेकंड के गुणनफल को हम लोग चार्ज कूलम्ब कहते हैं। मतलब Q बराबर होगा I इंटू टी। जितने एम्पियर में धारा का प्रवाह होगा, जितने सेकंड के लिए, दोनों के गुणनफल को हम लोग चार्ज कूलम्ब कहते हैं। इसे हम लोग Q से सूचित करते हैं। एक कूलम्ब बराबर मतलब एक बराबर 6.424 गुने 10 के पावर 18 242 10 के पावर 18 एम्पियर सेकेंड, एम्पियर प्रति सेकेंड, मतलब एम्पियर सेकेंड होता, प्रति नहीं होता, एम्पियर सेकेंड होता है। एक क्यू बराबर हो गया 6.242 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन सेकेंड, मतलब एम्पियर सेकेंड बोले, यहाँ पे बोले इलेक्ट्रॉन सेकेंड। 6.242 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन सेकेंड। ये हो गया मेरा क्या? तो कूलम्ब। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि करंट का प्रभाव कौन कौन होता है। फिर हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि थर्मोकपल क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। फिर बोलेंगे कि लीड रेजिस्टेंस क्या होता है। सब हम लोग कल के चर्चा में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।